Hello friends, this is Sar Kashyap and welcome back to Parcham. I hope you all are well. In last class we discussed MCQs based on bodies for quality standards and in today's class हम inflation and unemployment पे based MCQs को discuss करेंगे. Inflation and unemployment when it comes to competitive exam is a very important topic. So without any delay start करते हैं हम अपनी आज की क्लास. सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस डे क्वेश्चन. सो क्वेश्चन था BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री. यू वर हैविंग फोर ऑप्शंस. ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम, डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. So the correct answer is option B, Ministry of Consumer Affairs. It means BIS works under Ministry of Consumer Affairs. So ये फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए. हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ एंड पहला क्वेश्चन है द राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड. यदि किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उस फेनोमेना को आप क्या कहोगे. ऑप्शन ए स्टैगफ्लेशन, बी डिफ्लेशन, सी इन्फ्लेशन, डी स्टैग्नेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब यही होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस इकोनॉमी में बढ़ रही है. क्लियर हुई बात आपको. सो यहाँ इन्फ्लेशन की मीनिंग दी हुई है. इन्फ्लेशन मीन्स द राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन. डिफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइसेस जो होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हो रही होती हैं, वो फॉल हो रही होती हैं. सो इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिफ्लेशन. ठीक है. एंड डिफ्लेशन तब होता है जब इन्फ्लेशन रेट 0% के नीचे चला जाता है. सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए. बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, which type of unemployment has the marginal productivity of the workers as zero. यानी कि किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की कब जीरो होती है, किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट में. ऑप्शन 1 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अभी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है इसको थोड़ा बहुत डिटेल में समझते हैं. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टाइप ऑफ फेनोमेना वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड. तो समझो कोई एक काम है, उस काम को करने के लिए हमें 2 बंदे चाहिए, बट 2 बंदे की जगह 10 बंदे उसी काम में लगे हुए हैं. तो काम तो उतना ही हो रहा है चाहे 2 बंदे करे चाहे 10 बंदे करे. तो जो बाकी 8 वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो जीरो हुई ना. सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसी को कहते हैं. ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां जरूरत से ज्यादा लोग किसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्वड हैं. एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है. इंडिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इन्फ्लेशन इज ड्यू टू फॉल इन सप्लाई साइड इट इज कॉल्ड. यानी कि जब मुद्रास्फीति आपूर्ति पक्ष में गिरावट के कारण होती है तो इसे क्या कहा जाता है. जब कभी इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की कमी के कारण हो तो उस इन्फ्लेशन को आप क्या कहोगे. इन्फ्लेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं. यहां पूछा जा रहा है आपसे कि सप्लाई साइड में कमी होने के कारण जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसे आप क्या कहोगे. ऑप्शन ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सी बॉटलनेक इन्फ्लेशन, डी क्रीपिंग इन्फ्लेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बॉटलनेक इन्फ्लेशन. ये चीज आपको याद रखनी है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब एक ऐसा इन्फ्लेशन जो कि डिमांड के बढ़ने के कारण हो रही है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि एक ऐसी महंगाई जो कि फैक्टर कॉस्ट के बढ़ने के कारण हो रही है. फैक्टर कॉस्ट यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या फिर किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में कितनी कॉस्ट लग रही है उससे आप बोलोगे फैक्टर कॉस्ट. एंड जब कभी फैक्टर कॉस्ट बढ़ रही है एंड उसके कारण जो इन्फ्लेशन हो रही है उसको आप बोलोगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. बॉटलनेक इन्फ्लेशन अभी अभी डिस्कस किया कि जब कभी सप्लाई साइड में गिरावट आए तो हम बोलते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन. एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज एन इन्फ्लेशन विच एग्जिस्ट इन वेरी लो रेट. यानी कि जब महंगाई बहुत ही कम रेट पे एग्जिस्ट करती हो, 1-2% की महंगाई हो इकोनॉमी में, तो उस इन्फ्लेशन को आप कहोगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली आरबीआई इंक्रीज रेपो रेट बाय डैश बेसिस पॉइंट्स. हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है. तो यहां पूछा जा रहा है कि कितने बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है. ऑप्शन ए 10, बी 30, सी 40, डी 70. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 40. ये फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड
फैक्ट्स एंड यहाँ से क्वेश्चन इजीली फ्रेम हो सकते हैं। आरबीआई ने जो 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है रेपो रेट में, उसके कारण रेपो रेट अब 4.4% हो चुका है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आरबीआई ने रेपो रेट क्यों बढ़ाया है, तो इसका आंसर है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है आजकल, एंड उस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को, सीआरआर को, इन सभी क्वांटिटेटिव टूल्स को बढ़ा दिया है, सो दैट मार्केट से जो एक्सेस मनी है, जो एक्सेस लिक्विडिटी है, उसको खत्म किया जा सके एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया? भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? सो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, सी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डी नन ऑफ द अबव। The correct answer is option A, disguised unemployment। अब ये disguised unemployment होता क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल में कुछ मिनट पहले ही डिस्कस कर लिया है, सो हम वापस इस चीज को डिस्कस नहीं करने वाले। तो होता क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहां ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे कई ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, इस कारण यहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, यानी कि महंगाई के समय टैक्स को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, जितने टैक्स है उतने ही रखने चाहिए, या फिर उसको फ्लक्चुएट करते रहने चाहिए। तो इन्फ्लेशन के समय हमें कर की दरों के साथ क्या करना चाहिए, टैक्स रेट्स के साथ क्या करना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि टैक्स रेट्स अगर हम इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या कि इकोनॉमी से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट्स में जाएगा, इकोनॉमी से लिक्विडिटी खींच ली जाएगी, लोगों के हाथ में अब कम पैसा होगा, लोग कम खर्च करेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसा एक थ्योरेटिकली माना जाता है कि अगर इन्फ्लेशन है तो टैक्स रेट्स को हमें बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ, यानी कि जब कभी महंगाई आती है, जब कभी मुद्रास्फीति आती है, तो वो इनकम और वेल्थ को किसके फेवर में रीडिस्ट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए पेंशनर्स के फेवर में, बी पुअर लोगों के फेवर में, सी मिडिल क्लास के फेवर में, डी रिच के फेवर में। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? थोड़ा बहुत आपको यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रिच। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे अमीरों को फायदा होता है इन्फ्लेशन के समय, तो चलिए इसे समझते हैं। तो देखो, इन्फ्लेशन के समय क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस होती है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही होती है देन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। आई बात समझ? बट जो फिक्स इनकम ग्रुप होते हैं, यानी कि जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पेंशनर्स होते हैं, वो सफर करते हैं, क्योंकि जो इनकी इनकम है वो तो फिक्स है, लेकिन इनकी परचेसिंग पावर ओवर द टाइम कम होती जा रही है। तो फिक्स इनकम ग्रुप वाले लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं। करेंसी भी सफर करती है, क्योंकि करेंसी की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो रही होती है, देयरफॉर उसकी एक्सचेंज रेट वैल्यू भी कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन का ये इफेक्ट होता है बिजनेसमैन के ऊपर, फिक्स इनकम ग्रुप के ऊपर एंड करेंसी के ऊपर। एंड जहां तक बात है पुअर की, गरीब की, तो उसके ऊपर तो बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? जैसे हमने पढ़ा था ना, जीडीपी को कैलकुलेट करने का बेस ईयर क्या है, 2011-12। इन दैट सेम वे होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का बेस ईयर क्या है? ऑप्शन ए 2008-9, बी 2010-11, सी 2011-12, डी 2014-18। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2011-12। तो आपको याद रखना है कि जो बेस ईयर जीडीपी का है वही बेस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स का है। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया एम्स टू कीप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बिटवीन डैश। सो जो भारत की मौद्रिक नीति है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कितने से कितने के बीच में रखने का प्रयास करती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक इन्फ्लेशन का मेजर है, कि इन्फ्लेशन का इंडेक्स है। सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कितने से कितने के बीच में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेंटेन करके रखती है। इजी सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए 5 to 10%, बी 2 to 5%, सी 2 to 6%, डी 3 to 9%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2 to 6%। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का एम ये है कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 2 से 6% के बीच में रखेंगे। जब कभी 6% से ज्यादा हो जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी हमारी फेल हो रही है, जैसा कि अभी हो रहा है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जा चुका है, तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी में प्रॉब्लम्स थी। देयरफॉर फिर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाए, सीआरआर बढ़ाए, सो दैट इन्फ्लेशन को वापस से 2 से 6% के स्लैब में लाया जा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी में कंफ्यूज हो गए होंगे, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन? एक इजी सा क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट क्या होता है? ऑप्शन ए डिफ्लेशन, बी स्टैगफ्लेशन, सी रिसेशन, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिफ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन के समय क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की जनरल प्राइसेस बढ़ रही होती है, एंड डिफ्लेशन के समय गुड्स एंड सर्विसेज की जनरल प्राइसेस कम हो रही होती है। क्लियर हुई बात? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ। यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहोगे? ऑप्शन ए हाइपर इन्फ्लेशन, बी गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सी स्टैगफ्लेशन, डी रीफ्लेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन। सो स्टैगफ्लेशन के समय क्या होता है कि महंगाई भी बहुत ज्यादा होती है, एंड महंगाई के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो कंट्री की इकोनॉमी होती है वहां डिमांड स्टैग्नेंट हो जाती है, वहां डिमांड जो है स्थिर हो जाती है। आ रही है बात समझ? क्वेश्चन नंबर 13, द आइटम विद द मैक्सिमम वेटेज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज डैश। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग आइटम्स लेते हैं बास्केट पे, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए फूड्स एंड बिवरेजेस, बी सर्विसेज, सी हाउसिंग, डी फ्यूल एंड लाइट। यहां आप थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाओगे तब भी आपसे बन जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फूड्स एंड बेवरेजेस। देखो नाम क्या लिखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर्स के लिए जो प्राइस का इंडेक्स है वो कैसे चेंज हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कंज्यूमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? फूड्स एंड बेवरेजेस। आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खाना। तो सबसे ज्यादा वेटेज हम किसको देंगे? फूड्स एंड बेवरेजेस को। क्लियर हो रही है बात? तो यहां आप देख सकते हो कि जो सीपीआई होता है उसमें फूड्स एंड बेवरेजेस को 45% का वेटेज दिया जाता है, सर्विसेज को 20% का, हाउसिंग को 10% का। इन दैट वे फ्यूल एंड लाइट, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को भी थोड़ा थोड़ा परसेंटेज का वेटेज दिया जाता है। सो टोटल वेटेज हो जाता है इस तरीके से हमारा 100%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अ गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऑप्शन ए कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बी इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सी रिडक्शन इन रेपो रेट, डी नन ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या गवर्नमेंट कर सकती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ये आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि अगर सरकार अपने खर्च में कटौती करती है, अपने स्पेंडिंग में कट लाती है, तो होगा क्या कि मार्केट में पैसे कम जाएंगे, देयरफॉर इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, वो ज्यादा खर्च करेंगे एंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एंड रेपो रेट अगर हम बढ़ाते हैं तब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि रेपो रेट कम है तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा लोन्स दे पाएंगे, ज्यादा लोन्स आएंगे तो लोगों के हाथ में वापस ज्यादा पैसा चला जाएगा एंड इस तरीके से महंगाई आ जाएगी। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन नंबर 15, unemployment arising from the mismatch between the jobs available and the skills of the available workers in the market is called। यानी कि एक ऐसी बेरोजगारी जो कि क्रिएट हो रही है मिसमैच के कारण। किसके बीच मिसमैच? जो जॉब्स अवेलेबल है एंड जो वर्कर्स के पास स्किल्स है वो एक दूसरे से मैच नहीं खाती, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, एंड इस मिसमैच के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है उसको आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, C disguised unemployment, D cyclical unemployment. So what's the correct answer? The correct answer is option is structural unemployment. So ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।
एंड भारत में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फाउंड आउट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज कैलकुलेटेड बाय, यानी कि जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स होता है उसको कौन कैलकुलेट करता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो सीपीआई होता है उसको कौन कैलकुलेट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि श्रम मंत्रालय। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ अलग अलग तरीके की इन्फ्लेशन इंडिसेस दिए हुए हैं, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, अर्बन एंड ऑल इंडिया की बात करें तो उसे कैलकुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एंड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ही कैलकुलेट करता है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करता है, एंड सीपीआई रूरल लेबरर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स इसको भी कौन कैलकुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था, कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडिया विच सेक्टर प्रोवाइड्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज देन एनी अदर सेक्टर, यानी कि भारत में कौन सा क्षेत्र किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर, बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सी सर्विस सेक्टर, डी क्वाटरनरी सेक्टर। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एग्रीकल्चर सेक्टर। दो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में हमारा सर्विस सेक्टर, बट सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है हमारा कृषि क्षेत्र यानी कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18, वर्किंग एज पॉपुलेशन इज एवरीवन इन एन इकोनॉमी एज्ड बिटवीन, यानी कि जो कामकाजी उम्र होती है वो कितने से कितने के बीच में होती है भारत में? ऑप्शन है 18 से 60, बी 15 से 64, सी 15 to 60, डी 18 to 65। सो ऑन पेपर वर्किंग एज पॉपुलेशन को कितने से कितने का माना जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 15 to 64। सो हम सभी वर्किंग एज पॉपुलेशन का ही पार्ट है, बिकॉज जो कोई भी मेरी वीडियोस देख रहा है ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा एंड उसकी एज 15 से ज्यादा होगी, सो वो एक वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट है। क्लियर हुई बात आपको? क्वेश्चन नंबर 19, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है इसकी अवधारणा, इस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए जॉन कैनिस, बी अमर्त्य सेन, सी जॉन रॉबिन्सन, डी अल्फ्रेड मार्शल। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जॉन रॉबिन्सन। शी वाज द वन हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, the item with the maximum weightage in the wholesale price index is, तो देखो हमने पढ़ा था ना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज आप किसको देते हो? फूड्स एंड बेवरेजेस को। इन दैट सेम वे होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी कैलकुलेट करते समय हम कुछ चीजों को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा वेटेज आप किसको देते हो? ऑप्शन है फूड आइटम्स, बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, सी फ्यूल एंड पावर, डी नन ऑफ द अबव। The correct answer is option B manufactured products। So जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम सबसे ज्यादा वेटेज देंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते समय। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following statement is true about the primary sector? प्राइमरी सेक्टर के रिगार्ड में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, अब आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। ऑप्शन ए माइनिंग एंड क्वारिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, बी ट्रेड इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, सी ट्रांसपोर्ट इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, डी कंस्ट्रक्शन इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। सो कौन सी एक्टिविटी यहाँ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए माइनिंग एंड क्वारिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। ट्रेड की बात करें तो ये एक सर्विस सेक्टर वाली एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट भी सर्विस सेक्टर की एक्टिविटी है, एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्टिविटी है। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, What is the right formula to know the unemployment rate? So हमारी इकोनॉमी में कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी दर है उसको कैसे कैलकुलेट करते हो? ऑप्शन ए टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, बी टोटल लेबर फोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इनटू 100, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 1000, ऑप्शन डी टोटल लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इनटू 1000। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। समझ लो टोटल लेबर फोर्स है 1000 लोगों की एंड 50 लोग बेरोजगार है, तो आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में बेरोजगारी दर कितनी है? 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, यानी कि 002 कट गए, यहां कट गया, 5% की बेरोजगारी है आपके कंट्री में। इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसका आंसर हमने डिस्कस किया था कुछ स्लाइड्स पहले ही, सो ये आपसे बनना चाहिए। The correct answer is option D, Ministry of Statistics and Program Implementation. In fact, this is the same ministry which is responsible for calculating CPI for rural areas, urban areas, as well as for all India. So all these things should be in your mind. Question number 24, fiscal policy refers to policy relating to, यानी कि जो राजकोषीय नीति होती है उसका संबंध किससे होता है? पब्लिक रेवेन्यू से, पब्लिक एक्सपेंडिचर से, पब्लिक डेब्ट से, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी चीजों से। इजी सा क्वेश्चन है ये। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपसे आराम से बन जाएगा अगर आपने पूरे के पूरे लेक्चर को अच्छे से देखा है। सो क्वेश्चन क्या है? इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच डैश हैपेंस, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, the value of money increases, the value of money increases first and then decreases, the value of money decreases first and increases later. So inflation के समय मनी की वैल्यू के साथ क्या होता है वो आपको बताना है। So इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है? So I will wait for your comments. इस तरीके से खत्म होती है हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट्स से मेरा मतलब है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स सच एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इन सारी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस पे बेस्ड एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सो प्रिपेयर कर लेना इस टॉपिक को। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स।